हेलो, मैं हूँ हरप्रीत। आज हम बात करेंगे ऑटिज़्म रिकवरी के बारे में। यहाँ ऑटिज़्म रिकवरी में आपको क्या चीज़ें हेल्प करती हैं, इस विषय में नहीं, बल्कि वो चीज़ें जो आपके बच्चे की रिकवरी में बहुत बड़ी रुकावट बन सकती हैं, उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि उन्हें जानना बेहद ज़रूरी है। फर्स्ट चीज़ जो आपके बच्चे की रिकवरी में रुकावट बन सकती है, वो है एक्सेप्टेंस ना होना। चाहे कई बार तो मदर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती हैं। उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। इस वजह से कभी वो स्पेशल एजुकेशन की तरफ जाती ही नहीं है और उसे नॉर्मल स्कूल में भेजते हैं। क्योंकि इन-लॉज़ का प्रेशर है या पेरेंट्स ही खुद कई बार इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारा बच्चा डिफरेंट है क्योंकि देखने में वो बिल्कुल ठीक है और ऐसा लगता है कि वो अपने आप टाइम के हिसाब से बोलने भी लगेगा। अगर बोलता ही नहीं है और तो कोई इश्यू नहीं है। वो चीज़ों को लाइटली लेना जो है, वो आप बड़ी मिस्टेक करते हैं क्योंकि जब तक हम उन चीज़ों को समझेंगे नहीं, हम अपने बच्चे की प्रॉब्लम्स को नहीं समझेंगे। आज शायद आपका बच्चा कुछ भी ऐसा बिहेवियर नहीं करता है, वो स्कूल जा रहा है, लेकिन अगर उसका आउटकम आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है और बच्चे में लगातार बिहेवियर्स आ रहे हैं, तो अब ज़रूरत है आपको घर पर बच्चे के साथ काम करने की क्योंकि अगर आपके बच्चे को ऑटिज़्म है, तो इसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उसके साथ काम शुरू नहीं करेंगे और जब तक आप उसके साथ वर्क शुरू नहीं करते हैं, तब तक बच्चों की रिकवरी पॉसिबल नहीं है। एक ये चीज़ होती है कि मेरा ही बच्चा क्यों? डिप्रेशन होना, पेरेंट्स का एक ऐसे मोड में चला जाना जहाँ पर आप बच्चे के पास बिल्कुल भी नहीं हैं। आप बच्चे के साथ तो हैं लेकिन उसे जब आपकी ज़रूरत है तब नहीं है। आप अपनी ही सोच में हैं कि क्या होगा कल, बच्चे का क्या होगा, मुझे क्या करना है? इस कन्फ्यूज़न के चलते या फिर स्ट्रेस के चलते आप इस सिचुएशन में हम स्टक होकर रह जाते हैं और कई बार इस सिचुएशन से निकलने में, इस डिप्रेशन से निकलने में हमें कई बार बहुत वक़्त लग जाता है और तब बच्चों की रिकवरी के चांसेस कम होने लगते हैं क्योंकि इनिशियली जब आप अर्ली इंटरवेंशन बच्चे के साथ जितनी जल्दी आप काम स्टार्ट करते हैं, उतनी जल्दी ही बच्चे में रिज़ल्ट आने शुरू होते हैं, उनकी रिकवरी के चांसेस बढ़ने लगते हैं। लेकिन जितना ही हम अपने आप में खोए रहते हैं, डिप्रेस रहते हैं, उतना ही हम बच्चे की साथ वर्क नहीं कर पाते हैं और उनकी रिकवरी के चांसेस कम होने लगते हैं। मैंने बहुत से बच्चे देखे हैं जिनके बहुत से बिहेवियर इश्यूज़ हैं, लेकिन मदर्स को लगता है कि मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। ये चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं। ये चीज़ों का हमें शुरू से ही इन्हें समझने की कोशिश करनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक बहुत बड़ी मिस्टेक जो हम करते हैं बीइंग ए पेरेंट कि हम अननेचुरल वेज़ में बच्चे को ट्रीट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए, ऑटिज़्म उसको बिल्कुल ना हो, वो बिल्कुल सही से बिहेव करे, वो बिल्कुल ठीक हो जाए। ऐसा नियर टू इम्पॉसिबल है क्योंकि ऑटिज़्म में 100% रिकवरी जो है, वो काफ़ी मुश्किल है। वर्चुअल ऑटिज़्म केसेस में बात कुछ और है, लेकिन क्लासिक में भी मैंने बच्चों को रिकवर होते देखा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि बिल्कुल पूरी तरह से बच्चा रिकवर कर गया, उसकी सोशल डिफ़िकल्टीज़ भी कम हो गई, तो ये एक इम्पॉसिबल सी बात है। बच्चों में ऑटिज़्म अगर आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज़्म भी है, ऑटिज़्म के सिम्पटम्स सीवियर कम है, सीवियरिटी कम है, लेकिन ऑटिज़्म के सिम्पटम्स स्टिल उसमें हैं, उसकी मुश्किलें हैं, उन पर काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उन्हें इग्नोर कर देते हैं या उन पर वर्क नहीं करते हैं, तो ये मुश्किलें वक़्त के साथ बढ़ सकती हैं। कई बार हम अननेचुरल वेज़ में अपने बच्चों को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि उनकी हाइपर एक्टिविटी को कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन देना, डॉक्टर के पास जाना या फिर स्टेम सेल थेरेपी के बारे में बात करना। इंडिया में स्टेम सेल थेरेपी को बैन कर दिया गया है ऑटिज़्म के लिए क्योंकि यह ऑटिज़्म में बच्चों के लिए बेनिफिशियल नहीं है। सेल एक ऐसा प्रोसेस है, मेरे पास एक बच्चा आता है जिसने स्टेम सेल करवाया है, लेकिन उसके बिहेवियर में कुछ भी चेंज नहीं है। तो इसीलिए कभी भी अननेचुरल वेज़ में अपने बच्चे के ऑटिज़्म को ट्रीट करने की कोशिश करना एक सेकंड मिस्टेक है, जो अक्सर पेरेंट्स करते हैं और जो हमें बिल्कुल नहीं करनी है। इसकी जगह हमें घर पर ही बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करना है, उनके साथ काम करना है। ये जो नेचुरल वेज़ हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं और इससे आपके बच्चे लगातार सीखते जाते हैं क्योंकि कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जो बच्चों को कुछ सिखा सके और ऑटिज़्म लर्निंग का डिसऑर्डर है। बच्चों को लर्निंग को लेकर डिसेबिलिटी है, लर्निंग की प्रॉब्लम्स हैं और लर्निंग की प्रॉब्लम्स जो हैं, वो तभी सॉल्व हो सकती हैं जब हम उन्हें सीखना सिखाते हैं कि सीखना किस तरह से है। कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं होती जो बच्चों के ब्रेन को सीखना सिखा सके। सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसे सिखाएँ, उसे कोई सिखाने वाला भी हो। एक पर्सन उसके पास होना ज़रूरी है, जो उसे लगातार सपोर्ट करे, उसकी हेल्प करे, लगातार उसे सिखाने की कोशिश करे, उसके साथ इंटरैक्शन करे। क्योंकि अगर हम जब सोशल स्किल्स की बात करते हैं या उसकी स्पीच लैंग्वेज की बात करते हैं, तो ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, जिसे हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है।
तीसरी मिस्टेक हम करते हैं कि हम चाहते हैं कि हमें बच्चे को एंगेज ही रखना है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि एंगेज रख लो, बच्चे का ऑटिज़्म ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें सच्चाई नहीं है। क्योंकि अगर आप 24 में से 10 घंटे भी बच्चे के साथ में आप उसे सिर्फ़ एंगेज ही रख रहे हैं, उसे कुछ सिखा नहीं रहे हैं। एंगेज रखने का मतलब है कि आप बच्चे को कोई ना कोई एक्टिविटी दे रही हैं जिसमें बच्चा आपका एंगेज है, ये अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ-साथ उन ईयर्स में अर्ली ईयर्स में बच्चे की लर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है। एबीए थेरेपी के साथ बच्चे के बिहेवियर इश्यूज़ को कम करना बहुत ज़रूरी है, उनमें नए बिहेवियर्स बनाना ज़रूरी है ताकि बच्चे सही से सिटिंग दे पाएँ, उनकी बिहेवियर इश्यूज़ कम हों और उन्हें कम्युनिकेट करना आए। क्योंकि जब हम ये चीज़ें मिस कर देते हैं, हम सिर्फ़ बच्चे के एंगेज रखने में ही फ़ोकस करते हैं, तो हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। लर्निंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जब आप बच्चे के साथ में 3 घंटे भी उसकी लर्निंग पर वर्क कर रहे हैं, वो बच्चे की रिकवरी के लिए सफिशिएंट है। और एक पीक टाइम होता है आपके बच्चे की रिकवरी का, जिसमें आपको बच्चे की लर्निंग पर काम ज़रूर करना चाहिए। ये करते हैं हम अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं। बच्चा मॉडरेट है, ये तो कभी ठीक ही नहीं हो सकता है। ये कुछ भी नहीं कर सकता है, अपने काम भी नहीं कर पाएगा। मॉडरेट कैटेगरी में अगर बच्चा है, उसके बिहेवियर इश्यूज़ हैं, तो हमें उस पर गुस्सा भी आता है, हम कई बार नाराज़ भी होते हैं। लेकिन हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ऑटिज़्म जानबूझकर बच्चा नहीं कर रहा है, उसे समझिए। कुछ लोग ऑटिज़्म को बहाना भी बनाते हैं कि ऑटिज़्म है, इस वजह से ऐसा करता है। अगर स्टिमिंग कर रहा है तो ऑटिज़्म है इस वजह से। हम उन्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं, हम उनकी स्टिमिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, हम उनके बिहेवियर्स को रीडायरेक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, उन्हें सही वे में अपनी बातें एक्सप्रेस करना सिखा सकते हैं। तो एक ऑटिज़्म वजह नहीं है, वजह ये भी है क्योंकि बच्चे कम्युनिकेट करना ही नहीं जानते हैं। जब हम उन्हें कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी सिखाते हैं, तो बच्चों में ये बिहेवियर्स अपने आप कम होने लगते हैं। कि हम बच्चों को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि हमारा बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे ऑटिज़्म है, आगे चलकर उसकी लाइफ़ का क्या होगा, हमारे बाद वो कैसे जिएगा। इस एक चीज़ को लेकर हम डिप्रेस होते रहते हैं, लेकिन उसे आगे के लिए हम प्रिपेयर करना भूल जाते हैं। आपका बच्चा मॉडरेट है, माइल्ड है, सीवियर कैटेगरी में भी है, हिम्मत नहीं हारनी है, उसके लिए लगातार आप कोशिश करते रहिए क्योंकि जब आप कोशिश करते हैं, आप देखते हैं कि आपके बच्चे जब इम्प्रूव होते जाते हैं, तो आप और भी ज़्यादा मोटिवेट होंगे। आपको जब सक्सेस मिलना शुरू होता है तो एक अलग खुशी आपको मिलती है, उससे आपका डिप्रेशन अपने आप कम होने लगता है क्योंकि जब आप देखते हैं कि आपका बच्चा सही से आपका सीखने लग गया है, वो सही से बिहेव करना सीख रहा है, वो बोलना शुरू कर रहा है, ये रिकवरी के साइंस हैं। तब आपकी प्रॉब्लम्स अपने आप आपका डिप्रेशन, आपका स्ट्रेस अपने आप कम होने लगता है जब आपके बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं। आप बच्चे की स्ट्रेंथ देखिए, उसकी वीकनेस को मत देखिए क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि हर एक बच्चे में कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रेंथ होती है जो बच्चे को सीखने में हेल्प कर सकती है। इसीलिए कभी बच्चे के नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बल्कि उनके पॉजिटिव पॉइंट्स को ध्यान में रखकर उनके लिए आईईपी डिजाइन कीजिए। जब मैं आईईपी लिखती हूँ तो सबसे पहले मैं बच्चे के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिखती हूँ, उसकी स्ट्रेंथ लिखती हूँ कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि उन स्ट्रेंथ के बेस पर मैं उसकी एक्टिविटीज दी हूँ कि उसको क्या एक्टिविटीज करनी चाहिए। ऐसे ही आपको करना है कि आपको अपने बच्चे की वीक पॉइंट्स नहीं, अगर बच्चा आपका लिख नहीं पा रहा, उसको फाइन मोटर डिफिकल्टीज हैं, बच्चा लिखता नहीं है, तो आप बच्चे की ज़्यादा फोकस करने की बजाय आप उसकी अंडरस्टैंडिंग पर काम कीजिए, उसे कैलकुलेटर दीजिए जिससे कि बच्चा अपनी एडिशन सब्ट्रैक्शन इजीली सीख पाए। लाइक उसके लिए चीज़ें इतनी मुश्किल ना हो। जितनी चीज़ें हम सिंपल बच्चे के लिए रखते जाते हैं, बच्चे की लर्निंग उतनी ही फास्ट होती है और बच्चों की रिकवरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर बच्चे को कम्युनिकेशन नहीं आता, बोल नहीं पाता है, तो हम उसके बोलवाने पर ही पूरा फोकस करते हैं, हम उससे कम्युनिकेशन के और मोड्स कभी देना ही नहीं चाहते हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं रोकती हैं आपके बच्चे की रिकवरी को। आपको उसे कम्युनिकेशन के दूसरे मोड्स इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। बच्चे टेक्स्ट के साथ में या साइन लैंग्वेज के साथ में बच्चे को कम्युनिकेशन सिखाना शुरू कीजिए ताकि आपका बच्चा खुद को एक्सप्रेस करना शुरू करे। अब एक चीज़ और होती है कि अपने टाइम को यूज़ कीजिए, वेस्ट मत कीजिए कि हमने कोई चीज़ यहाँ से उठा ली, हमने कोई चीज़ वहाँ से देख ली, हमने अपने बच्चे पर, हमारे बच्चा कोई एक्सपेरिमेंट की चीज़ नहीं है, हम देख ये चीज़ें नहीं हम करेंगे, ये गलतियाँ हैं जो हम करते हैं। कई बार हम बच्चे को बहुत ऊपर के लेवल की चीज़ करा रहे हैं जो बच्चे की समझ से बाहर है, उसका रिजल्ट होता है कि बच्चा टोटली कंफ्यूज होगा और बच्चा रिग्रेस कर जाएगा। बच्चे को हमेशा उसके लेवल, उसकी एज के अकॉर्डिंग एक्टिविटीज़ देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं, उनकी गाइडलाइंस लीजिए और गाइडलाइंस के साथ काम करते हैं जब आप, तब रिकवरी के चांसेस ज़्यादा रहते हैं।
एक स्किल बच्चे में जब आता है तो हम सेकंड स्टेप लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप। स्पेशल एजुकेशन का ये एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जिसे हमें समझना ज़रूरी है कि हमें स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करवानी है। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी उठाकर बच्चों को करवा रहे हैं। और ये बच्चे को अंडरस्टैंड ज़रूर कीजिए। जब आप अपने बच्चे को अंडरस्टैंड करते हैं, उसकी मुश्किलों को समझते हैं कि उसको कहाँ डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो उसे कुछ और चीज़ें आप उसे ऑप्शन कुछ और दे रहे हैं। जैसे कि गुरजोत को लिखने को लेकर बहुत प्रॉब्लम है, वो लिखता नहीं था शुरू से ही, वो बोलता भी नहीं था, तो मुझे लगता था कि ये कम्युनिकेशन कैसे सीखेगा, ये अपनी बातें कैसे बताएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ दें, कुछ ऐसा मोड दें जिससे कि बच्चा खुद को एक्सप्रेस कर पाए। नहीं तो रिज़ल्ट क्या होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर होकर फ्रस्ट्रेट होते हैं और चैलेंजिंग बिहेवियर्स करते हैं। उस सिचुएशन से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चों को पहले ही कम्युनिकेशन पे फोकस करें, क्योंकि ज़्यादातर थेरेपी सेंटर में भी जो कम्युनिकेशन, मुझे मदर्स बात करती हैं जब भी मुझसे, तो ये मैं चीज़ देखती हूँ कि हर जगह पर कम्युनिकेशन को इग्नोर किया जाता है। बच्चे को बुलवाने पर जोर दिया जाता है, लेकिन उसे कभी यह नहीं सिखाया जाता कि उसे अपनी नीड्स कैसे बतानी है। बेसिक नीड्स जब तक आपका बच्चा नहीं बताना सीखेगा, तब तक उस स्पीच और लैंग्वेज थेरेपी का कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद ज़रूरी है कि आप बच्चे को वो रिक्वायर्ड थेरेपीज़ दें। ऐसा नहीं है कि हम किसी के पास नहीं जाएँगे, हम खुद ही सब कुछ कर लेंगे, हम हैंडल कर लेंगे सब कुछ। ऐसा नहीं होता, कई बार हमें थेरेपिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है, कई बार हमें एक्सपर्ट्स की राय लेनी पड़ती है, जो हमें हर एक चीज़ बता सके कि हमें कैसे काम करना है। अगर घर पर भी काम करना है तो कैसे करना है। जब आप सॉर्टेड होते हैं, आपको पता होता है कि मुझे बच्चे के साथ ये एक्टिविटी करनी है और मैं सही डायरेक्शन में कर रही हूँ, क्योंकि आप एक एक्सपर्ट की राय के साथ में चल रहे हैं। जो चीज़ आप एक एक्सपर्ट की राय में करते हैं, उसके बेनिफिट आपको ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि घर पर उसके साथ में कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। उसे चॉइस मेकिंग की अपॉर्चुनिटीज़ देना, चाहे वो एक्टिविटी है, चाहे वो खाने वाली चीज़ है, चाहे उसके पहनने वाले कपड़े हैं। हर एक चीज़ में उसे चॉइसेस दीजिए कि आपको क्या करना है। उन्हें रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कहीं न कहीं, क्योंकि बच्चे अक्सर नेग्लेक्टेड होते हैं। हम उन्हें कुछ समझते नहीं हैं, उन्हें एक मशीन की तरह यूज़ किया जाता है कई बार कि हम इधर लेकर जा रहे हैं, हम उधर लेकर जा रहे हैं। बच्चे को कुछ बताते ही नहीं हैं। बच्चे को हर एक चीज़ बताइए कि हम उसके साथ क्या काम करने वाले हैं, आज क्या करेंगे। उसके साथ बात कीजिए, काम बाद में स्टार्ट कीजिए। हम लोग पहले वर्क पर ध्यान देते हैं, बाद बच्चे के साथ काम करते हैं। हम उसे पहले प्रिपेयर करेंगे, देखो ये एक्टिविटी है, इसे ऐसे करना है, उसके बारे में थोड़ा बात करके फिर उससे काम करवाइए। मॉडलिंग प्रॉम्प्ट कीजिए, पहले करके बताइए उसे, ताकि उसे पता लगे कि मुझे करना क्या है। बीइंग ए पेरेंट हम एक और बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम कई बार बच्चों के बिहेवियर को बढ़ने की वजह बन जाती हैं। अननोइंगली, जानबूझकर नहीं। हमें लगता है कि हमारा बच्चा रो रहा है तो हम उसकी हेल्प कर दें, उसको कोई चीज़ दे दें। हमारा बच्चा चिल्ला रहा है तो उसे ये चीज़ चाहिए, उसे दे देती हैं ताकि बच्चा चुप कर जाए। लेकिन ये चीज़ें कहीं न कहीं आपके बच्चे के बिहेवियर्स को बढ़ा सकती हैं। इसलिए जब आपका बच्चा अटेंशन सीकिंग के लिए ऐसा कर रहा है तो आप उसे बिल्कुल इग्नोर करेंगे, लेकिन साथ हम उसको अटेंशन लेना भी सिखाएँगे कि किस तरह से उसे सही वेज़ में अटेंशन लेना है। इसके अलावा कई बार हम बच्चे की हर बात मानते हैं, जिस वजह से बच्चे बहुत ज़िद्दी भी हो जाते हैं। मैंने बहुत से पेरेंट्स देखे हैं जो इन चीज़ों को समझते ही नहीं हैं कि हर एक बात मानना जो है वो गलत है बच्चे की। कुछ बातें हम उनकी मान भी सकते हैं, लेकिन हमेशा हर एक बात मानते रहें ये गलत है, और हर बात पे उन्हें नो कहना भी गलत है कि नो ये नहीं करना, नो वो नहीं करना। ऐसे में बच्चे का कॉन्फिडेंस जो है वो ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि बच्चा सोचता है कि जो भी मैं करता हूँ वो गलत ही क्या। बच्चे अपने आप को वर्थलेस समझना शुरू कर देते हैं। बच्चों में कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है, जो उनकी लर्निंग और उनकी रिकवरी में बहुत बड़ी रुकावट बन सकता है। तो होम एनवायरनमेंट को इतना ज़्यादा आप कंफर्टेबल रखिए कि बच्चा वहाँ रहना चाहे, सीखना चाहे, क्योंकि जब चीज़ें उस पर फोर्स्ड नहीं होती हैं, जिसे हम कहते हैं कि इम्पोज़ किया जाना कोई चीज़, बच्चे को ये करनी ही करनी है, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल हम ऑटिज़्म में नहीं बना सकते, क्योंकि बच्चों के कुछ ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिन्हें हमें समझना पड़ता है। बच्चे का पहले मूड देखिए कि उसका मूड क्या है, क्या वो काम करना चाहता है। अगर थोड़ा बच्चा आपका प्रॉब्लम करता है तो कोई बात, लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है तो इसका मतलब कहीं न कहीं उसको कोई इश्यू है। उन प्रॉब्लम्स को समझिए, क्योंकि इंटरनल उनकी प्रॉब्लम के साथ जब कई बार एक्सटर्नल चीज़ें ऐड हो जाती हैं तो बिहेवियर के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। हम जिन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं उन्हें कंट्रोल कीजिए और बच्चे को काम एनवायरनमेंट दीजिए जिसमें बच्चे सीखना चाहें। अगर आप इन सभी स्टेप्स को ध्यान में रखते हैं, डेफिनेटली बच्चों की रिकवरी काफ़ी हद तक पॉसिबल है। ये वीडियो आपको श्योरली हेल्प करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।